उमर साहब के टाइम में तो 129 बच्चे कत्ल हुए, मारा गया, when he was the chief minister of the state। डॉक्टर फारूक साहब यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री थे। कितनी कहाँ पर आप कहीं पर आपको लगता है रिन्यूएबल एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट लगे, कोई इंडस्ट्री लगी है? ये जब कश्मीर में इनको बोलते थे हालात कश्मीर में खराब है, हुर्रियत ने ऐसा किया, हुर्रियत को जहन्नम में खाएंगे। फिर जब मीडिया में आता तो बोलता अरे मैंने क्या बोला, कश्मीर में बिजली की प्रॉब्लम है, कश्मीर चोर है। लेकिन जिसको मैंने वोट डाला उसका विजन डॉक्यूमेंट क्या है, वो मेरे पास पार्लियामेंट से क्या लेके आएगा? या माता खीरवानी के लिए आते थे, उस दिन यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज भी होते थे, पहले से ही होते थे। हम रिक्वेस्ट करते थे, यहाँ पर जो हुर्रियत के लोग कॉल देते थे बंद का, हम उनसे गुजारिश करते थे कि ये कॉल आप वापस ले लीजिए क्योंकि आज हमारा माता खीरवानी का दिन है। 2 दिन 3 दिन पहले हम उनके पास रिक्वेस्ट करते थे टेलीफोन के लिए, तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग से वो लोग उस कॉल को वापस लेते थे। वो लोग ये कहते हैं बार बार कि यहाँ पे बहुत सारा CRPF, BSF या पुलिस का बहुत ज़्यादा डेरा है, तो वो क्या ग्रेजुअली धीरे धीरे खत्म करना चाहिए? अगर मैंने गन नहीं उठाया होता, मैंने पत्थर नहीं उठाया, मैंने गलत काम नहीं किया होता तो ये सब लोग आते नहीं। हाँ, फेस नहीं करना पड़ता। 86 से पहले ये कुछ नहीं था। जो पीरों फकीरों साधु संतों की जगह है, यहाँ पर किसी ड्रग के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली में बात करते हैं भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, यहाँ आके बोलते हैं पार वालों से बात करो। तो आज क्यों नहीं स्टोन पेल्टिंग हो रही है, आज क्यों नहीं हालात खराब है? तो क्रेडिट गोज टू ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, क्रेडिट गोज टू LG साहब, उससे ऊपर सबसे ऊपर क्रेडिट गोज टू ऑनरेबल प्रधानमंत्री, और साथ में क्रेडिट गोज टू पीपल ऑफ दिस प्लेस। आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए चिराग पासवान जी, तो इस इंडस्ट्री का यहाँ वादी में क्या भविष्य है? हम चाहते हैं अगर आपने लालू यादव को जेल भरा तो फारूक साहब को क्यों नहीं जेल भर रहे? उसके साथ क्या रिलैक्सेशन मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? सबको पता है ये गन कल्चर लाने वाले ये लोग हैं, पत्थर मरवाने वाले ये लोग हैं, सब कुछ स्ट्रक्चर खड़ा करने वाले, खत्म करने वाले यही लोग हैं। आज कश्मीरी पंडित की वादी में वापसी की क्या संभावनाएं हैं? हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है। अपने वोट के लिए उन्होंने कश्मीरी पंडित और मुसलमान को तोड़ने का काम किया, भगाने का काम किया कि मेरे को नॉमिनेशन मत दो, मेरे को रिजर्वेशन दो। रिजर्वेशन में क्या होता, मेरी सपोज 2 सीटें कश्मीरी पंडित की है, 1 सीट सरदार भाई के लिए मैंने मांगी थी, वो 3 सीटें माइनॉरिटी की होती। भाई इसके पास 2 सीटें हैं, अब इसको वापस लाओ, वो वापस लाएगा कश्मीरी पंडित को। संजय जी एक आपको मैसेज दे रहे हैं वापस आइए कश्मीरी पंडित, मगर एक प्रश्न यहाँ फिर से उठता है कि कश्मीरी पंडितों की ज़मीनें तो बिक चुके हैं। 88-89 का भी वाइट पेपर होना चाहिए, उस वाइट पेपर के माध्यम से क्लियर मैसेज चली जाएगी। वो एक उन्माद था, फ्रेंजी थी, है ना? ये जो डाउनटाउन एरिया है ये मिलिटेंसी का कोर एपिक सेंटर रहा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई। इसके लिए डेवलपमेंट के लिए क्या प्लानिंग है? वो उन्हीं का लीडर फारूक अब्दुल्ला कहता है मैं सेकुलर हूँ। अरे भाई कहाँ से सेकुलर है? तुम्हारी MLA साहिबा ने तो 150 मकान से ज्यादा कश्मीरी पंडितों के तोड़े हैं, और उनके ऊपर उसने मकान बना, दुकानें बनाई और वो दुकानें बेची है। तो इन पुराने घोड़ों को छोड़ दो, ये लंगड़े घोड़े हैं। जो नए नए लड़के हैं जिन्होंने आपके साथ में खड़े होके सरपंच के टाइम, पंच के टाइम, काउंसलर के टाइम आपके साथ खड़े हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, उन्हीं को आप MLA के लिए तैयार करिए, उनको सपोर्ट समर्थन करिए। तो लेकिन ये लोगों को फिर बोल रहे हैं झूठ, 370 लाएंगे, 35 से खाली वोट आ गया खत्म। आज बताए उमर अब्दुल्ला कहाँ से आएगा 370? या जो इनका MP बनाया करे पार्लियामेंट में डिबेट 370-35 से पर, देखते हैं कांग्रेस कितना सपोर्ट समर्थन करती है। यहाँ हर जगह रखेंगे मैम, मीडिया के बगैर तो कोई यही नहीं है, मीडिया कहीं पर भी बाहर नहीं रहा है। अगर वो पैसा जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन ने दिया था, अगर वो पैसा यहाँ पर लगा होता, यहाँ कम से कम 5 स्टेडियम बने होते। आज IPL के 3-3 मैचेस कश्मीर में होते कि हमारे पास स्टेडियम ही नहीं है। वो सब पैसा डॉक्टर फारूक साहब खा गए। उनको लगता है आज भी मैं डराऊंगा हिंदुस्तान को, बाहर वालों से बात करो। तो पूरा यूनिवर्स कश्मीरी पंडित की हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ पनुन कश्मीर, आई एम इन फेवर ऑफ संपूर्ण कश्मीर। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या करेक्शन और होने चाहिए? हमारे स्वर्गवासी नेता पासवान साहब के माध्यम से मैं एडवाइजरी कमेटी में था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। हम लोगों ने 250 करोड़ का स्टील प्लांट लासीपुरा पुलवामा में लगाया। तो उसको उमर अब्दुल्ला ने क्यों बंद करवाया, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहिबा ने? हमने 10,000 करोड़ का रेलवे लगवाया कश्मीर में, आज उसी रेलवे के माध्यम से अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो RLJP का मैं आज चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ एज वेल एज नेशनल जनरल सेक्रेटरी। आई हैव डन MBA फ्रॉम महाराष्ट्र। मंगलेश्वर मंदिर खोल दिया,
गणपतियार में हवन स्टार्ट कर दिया पूरे डाउनटाउन में जब हालात बहुत ख़राब थे। पिछले साल 1.5 करोड़ टूरिस्ट आ गया। इस साल में लगता है 2-2.5-3 करोड़ के करीब आए। टूरिज्म अच्छा है ना? आज आप कंट्री में किसी कोने में ऐसे बैठ सकते हैं? नहीं, ना कोई फैन चल रहा है, ना कोई एसी चल रहा है, ना कोई कूलर चल रहा है। कैन वी सिट लाइक दैट? खुशनुमा माहौल है। और इतना खूबसूरत माहौल है। जब मेरे पास 12 फुट की सड़क थी, आपने स्मार्ट सिटी ऐसे प्लान कर दी, मेरी सड़क 6 फुट 8 फुट की हो गई, जिसमें मेरी 2 गाड़ियां चल नहीं पा रही है। अभी पीछे स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाए गए, तो वादी में लोगों ने काफ़ी विरोध किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता इसमें विरोध करने की जरूरत है। अच्छा, संजय सराफ माने कश्मीरी पंडित। हाँ हाँ। तो 1990 में आप यहाँ से पलायन करें कि नहीं? रोड वाइडिंग के नाम से कश्मीरी पंडित ने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है जी, पॉलिसी में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब वही बेचारा यहाँ पर आता है 5 साल के, वहाँ देखता है अपने मकान के सामने उसके ऊपर दुकान बनी है और दुकान के ऊपर और 3 दुकानें बनी है। यहाँ जो SHOs है उनको प्रॉपरली अपने पास लाना है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है, आप पहले मेरे से बात करोगे तब वहाँ से उठाओगे, अगर कोई हार्डकोर केस नहीं हो। बिल्कुल। हमें उन सब चीज़ों को, जो गलत काम हो रहा है, चाहे वो एंटी ड्रग मूवमेंट है, वो सब गन कल्चर वाला है, जो कुछ भी है, उस सब को खत्म करने में हमें गवर्नमेंट को समर्थन सपोर्ट करना चाहिए। ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता वैनिश हो जाए। एंटरटेनमेंट, शाम को न्यूज़ देखते हैं। डिबेटू में मेरे लिए वही एंटरटेनमेंट है। डिबेटू में जाता हूँ, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, ड्रिंक नहीं करता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो उन सब चीज़ों से, स्पोर्ट्स पर्सन था तो इन सब चीज़ों से बचा हूँ। और जब हम ही वोट मांगने जाते हैं तो वहाँ अलग बातें आती है, वो तो ये है, ये तो वैसा है, ये तो वो है, इसने क्या किया। वादी की आवाज़ लाइव इमेज कश्मीर में, ऐसे ही कई मित्रों से मैं आपको आगे मिलाऊंगा जो वादी के लेजेंडरी पर्सन हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लाइव इमेज के जम्मू कश्मीर टूर के दौरान आज हम बात करेंगे RLJP के नेशनल स्पोक्सपर्सन और नेशनल जनरल सेक्रेटरी संजय सर्राफ से। संजय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हमें ये बताइए कि संजय सर्राफ कौन है? आई मीन सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। तो पहले हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान साहब के साथ जुड़ा था, उनके साथ में नेशनल यूथ प्रेसिडेंट था ऑलमोस्ट फॉर 10 साल जी। उसके बाद मैं वहाँ पर स्टेट भी संभाला और साथ में 10-12 साल आई वाज देयर एज नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पार्टी के 2 हिस्से हो गए। तो आई वाज पार्ट ऑफ, आई एम स्टिल पार्ट ऑफ RLJP, जो पासवान जी के भाई साहब की पार्टी, मतलब ही वाज द फाउंडर मेंबर, आई एम आल्सो द फाउंडर मेंबर ऑफ RLJP। तो RLJP का मैं आज चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ एज वेल एज नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। आप अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताएं। आई एम एन डिग्री होल्डर इंक्लूडिंग आई एम एन डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट, और साथ में आई हैव डन MBA फ्रॉम महाराष्ट्र। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? माई वाइफ इज़ देयर, मेरे 2 बच्चे हैं। माई वाइफ इज़ आल्सो, शी इज़ आल्सो एन MBA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा बड़ा वाला बेटा इज़ एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और अभी MBA कर रहा है MDI गुड़गांव से। और छोटा वाला वेरी मेरिटोरियस बोथ द बॉयज़, छोटा वाला NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, ही इज़ आल्सो मेरिटोरियस, ही गॉट 8th पोजीशन आउट ऑफ ऑलमोस्ट 10 लाख स्टूडेंट्स। अच्छा। और बड़ा वाला जो है ही गॉट 99.42 परसेंटाइल इन GMAT CAT में। तो आई एम ब्लेस्ड, बट क्रेडिट गोज टू माय वाइफ फॉर ऑल दोस थिंग्स। उन्होंने पढ़ाया बच्चों को। मुझे लगता है आप कश्मीर में ही रहते मैं रहे। पूरे कंट्री में देता रहा, बीइंग एन पार्ट ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वड था। बट हर महीने ऑलमोस्ट पिछले 24 साल से कश्मीर में 15 दिन कम से कम दिए मैंने, और बीच में 15 से 20 दिन, बीच में 2-2 महीने भर भी दे दिए कश्मीर में। बट कश्मीर को नहीं छोड़ा। जब पीक मिलिटेंसी थी हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट कर दिया। एंड आई एम ऑनेस्टली ग्रेटफुल टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी आल्सो। आई हैव ऑलवेज, मेरे को बड़ा सपोर्ट मिला मेजॉरिटी कम्युनिटी का, जो पर्टिकुलरली मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए या अपने धर्म के हिसाब से जो प्रोग्राम्स किए। चाहे मैंने दशहरा स्टार्ट कर दिया कश्मीर में 2004-2005 में, जन्माष्टमी स्टार्ट की, वो भी गणपतियार से हमने भगवान कृष्ण का जुलूस निकाला मेन लाल चौक के बीच में से। उसके साथ हमने स्टार्ट कर दिए प्रोग्राम्स, मंगलेश्वर मंदिर खोल दिया, गणपतियार में हवन स्टार्ट कर दिया पूरे डाउनटाउन में जब हालात बहुत ख़राब थे। बट उस वक्त में हकीकत में मेजॉरिटी कम्युनिटी ने हर एक इस प्रोग्राम को समर्थन सपोर्ट किया है जी। अभी 1 साल पहले आपने एंटी ड्रग मुहिम चलाई थी, तो आज वादी में जब युवा बहुत बुरी तरह ड्रग्स में लिप्त है,
तो आपकी उस मुहिम से आपको कितनी सफलता मिली? तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी सफलता मिली। हमने एंटी ड्रग मूवमेंट मैंने 2 बार चलाई जी। एक तो मैंने 2020 और 21 में चलाई और दूसरी मैंने अभी 2023 और 24 में स्टार्ट कर ली। इस बार की जो एंटी ड्रग मूवमेंट हमारी 23 में थी वो पूरे 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में हम लोग गए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरा दिन भर मॉर्निंग में 10:30 11 बजे जो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज थी, उनके साथ में वहाँ के बच्चों को, लोकल स्कूल के बच्चों को निकाल कर उनके साथ में हमने उस एंटी ड्रग मूवमेंट में समर्थन सपोर्ट दिया। और वहाँ के मेजॉरिटी जो सीनियर सिटीजन्स है वो भी उसमें बीच में आ गए और मैंने वो सब डाटा फेसबुक पर डाल दिया। एंड आई वाज रियली मतलब it has been a great blessing from Almighty the way I got total support, full support from the common man, क्योंकि हर एक चाहता है कि ड्रग कश्मीर से ख़त्म हो जाए। जो पीरों फकीरों साधु संतों की जगह है, यहाँ पर किसी ड्रग के लिए कोई जगह नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ आई एम एन सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लीडरशिप पॉलिटिक्स बाद में है, लेकिन अगर हम सोसाइटी में लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं जी बिल्कुल, उससे पहले हमने कोशिश करनी चाहिए कि सोसाइटी को साफ कैसे करें। तो सफाई में मैं समझता हूँ कि हर एक कश्मीरी समर्थन सपोर्ट दे रहा है। उस वक्त हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की और फ्यूचर के जो मेरे प्लान्स हैं वो हमारा है कि हम लोग ब्लॉक लेवल तक जाए, मोहल्ला लेवल तक जाए, जिसमें हमारी माँ बहन बेटियाँ हमारे साथ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो ज़्यादा सबसे बड़ी सफरर अगर है ड्रग से, अगर सफरर है, एक माँ सफरर है, एक हमारी बहन सफरर है, या घर में अगर छोटा भाई उसका है वो पूरा परिवार सफरर है और उसके साथ में पूरा मोहल्ला सफरर है। तो हम चाहते हैं कि हम सबको इन्वॉल्व करके उस मूवमेंट को खड़ी करके मूवमेंट को लोगों के बीच में लाए, नॉट फॉर द सेक ऑफ इलेक्शंस। वो तो चलता संजय जी, आपने इसके लिए क्या किया? मतलब किस तरह से आपने लामबद्ध हुए कि हम इसको ड्रग्स को वादी में आने ही नहीं देंगे? नहीं, हम लोग देखिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टली मेरे को इसमें खुल कर कह रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स, हमने कोई सपोर्ट किसी से नहीं लिया। मेरा अपना टीम और जो मेरे अपने खुद के फाइनेंसेस होते हैं उसके माध्यम से, आई हैव माई ओन कदल फाउंडेशन जो मेरा है, उस कदल फाउंडेशन के माध्यम से मैंने चलाया। बट जो भी उसमें फंड ज़्यादा उतना खर्चा नहीं होता, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में अगर जाते थे तो जो बच्चों को फिर रिफ्रेशमेंट देना, अवार्ड देना, वो सब चीज़ जो भी हम वो मैं अपने पॉकेट नहीं, तो उसके लिए कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए? हाँ, उसके लिए हमने डिमांड की है और वी आर वर्किंग ऑन दैट। अब हमारा फाउंडेशन भी उस पर अच्छे से काम कर रहा है, तो आई होप कि हम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर जो टारगेट हमारा रहेगा, एंड गवर्नमेंट इज़ आल्सो वर्किंग, ऐसा नहीं है। और जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस पर अब बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस दिन से हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, अगर आपने देखा होगा, उसी वक्त में SSP शोपियान और SSP पुलवामा ने एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जो था विच वाज इन करोर्स, उस कंसाइनमेंट को उन्होंने पकड़ लिया। एंड दैट क्रेडिट गोज टू JK पुलिस, देयर इज नो डाउट फॉर दैट कि JK पुलिस भी सपोर्ट समर्थन तभी करेगी जब आप और हम सामने आकर बोलेंगे कि भाई वो आदमी ड्राइवर। और इससे मैं एक को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर की पब्लिक को, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में जहाँ ड्रग माफिया ने पूरा कंट्रोल कर रखा है, कि जहाँ कहीं पर भी आपको दिखे, वो कितना भी आपका दोस्त यार हो, कितना भी नज़दीक हो, उसकी प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करिए और एक्सपोज करिए उस चीज़ को। संजय जी, एक बात बताइए कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें NC के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का आप क्या योगदान समझते हैं? उनका कौन सा योगदान है? उमर साहब के टाइम में तो 129 बच्चे कत्ल हुए, मारा गया, व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और 129 बच्चे मारने के बाद, मैं तो खुलकर आपके माध्यम से भी कहूँगा, इससे पहले भी मैंने हर एक इंटरव्यू में कहा, वो तो कातिल है 129 बच्चों का। उसको तो पूरे कश्मीर कौम के सामने खड़ा होकर माफ़ी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ करके मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, आगे अगर मेरे को मौका देंगे मैं कभी ये ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं करूँगा। और कश्मीर के जवान को, कश्मीर के यूथ और नौजवान को वैसे ही समझूंगा जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है। तो मैं समझता हूँ उनको सामने पहले आना चाहिए, उसके बाद है। डॉक्टर फारूक साहब की क्या बात है? डॉक्टर फारूक साहब को जब दिल करे जो मर्जी बोले, वो तो उसी में चलते हैं। डॉक्टर फारूक साहब ने राजीव फारूक अकॉर्ड करके यहाँ कश्मीर में जो मिलिटेंसी था, कोई कश्मीर में गन और पत्थर लेकर पैदा तो हुआ नहीं था। ये सब डॉक्टर फारूक और राजीव गांधी की मेहरबानियाँ है, गन और पत्थर लाना कश्मीर में, उसके बाद उसी को इनिशिएटिव करना, जो ठीक लगे वो उसके लिए ठीक है। दिल्ली में बात करते हैं भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, यहाँ आके बोलते हैं पार वालों से बात करो। अरे जो मेरे बच्चों को अगर
पार वाला हमारा हमसाया बहुत अच्छा होता है। अगर हमारा हमसाया हमारे कश्मीर के बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाता, IAS IPS बनाता, हम सपोर्ट समर्थन में खड़े हो जाते हैं उनके साथ। जब वो अपने बच्चों को तो वहाँ अच्छे से पाल रहे हैं और हमारे बच्चों के हाथ में गन दे रहे हैं, तो वो कैसे पलेंगे? तो नेचुरली हम लोग उस चीज़ के समर्थन सपोर्ट में नहीं है। आप बार बार कहते हो कि फारूक साहब 129 बच्चों के कातिल हैं। उमर अब्दुल्ला साहब, सॉरी उमर अब्दुल्ला साहब, तो ये क्या घटना है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं देखिए, जब वो चीफ मिनिस्टर थे स्टोन पेल्टिंग होती थी जी, स्टोन पेल्टिंग के टाइम ये लोग फायरिंग करवाते थे। नेचुरली फायरिंग होनी थी, फायरिंग होती थी तो उसमें जो भी मारे जाते थे तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला था या उमर अब्दुल्ला था या महबूबा जी थी। जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये था तो नेचुरली ये उसके इन्वॉल्वड। अब वही लोग आज भी है, वही पुलिस ऑफिसर्स आज भी है, वही DCs SPs SSPs आज भी है, वही कश्मीर की जनता है जी। तो आज क्यों नहीं स्टोन पेल्टिंग हो रही है? आज क्यों नहीं हालात खराब है? तो क्रेडिट गोज टू ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, क्रेडिट गोज टू LG साहब, उससे ऊपर सबसे ऊपर क्रेडिट गोज टू ऑनरेबल प्रधानमंत्री, और साथ में क्रेडिट गोज टू पीपल ऑफ दिस प्लेस, जिनको नजर अब आ रहा है कि नहीं पीसफुल एटमॉस्फेयर की तरफ अगर गवर्नमेंट बढ़ रही है, कोशिश कर रही है, तो हम भी उसके साथ में हैं। आज हर एक कश्मीर का बुजुर्ग जो तड़पता था कि फ्राइडे को कब मौका मिले वो जुमा की नमाज साथ में पढ़े, लोगों के साथ जमात में पढ़े, जो इनके मजहब में है कि कम से कम फ्राइडे की नमाज, हफ्ते में अगर फ्राइडे की नमाज है वो जमात में पढ़नी चाहिए। आज वो अच्छे से खुले दिल से नमाज अदा करने जाते हैं और शांतिपूर्वक घर अपने पहुंचते हैं। जब ये लोग चीफ मिनिस्टर से क्या होता था, नमाज बेचारे वो आधा पढ़ते थे, उसके दिमाग में वो बड़ा कन्फ्यूजन होता था, बाहर निकलूंगा पथराव होगा, परेशानी में घर पहुंचूंगा, तो वो फिर मस्जिद में जाते नहीं थे। आज वो सब माहौल जाता है तो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को ये क्रेडिट जाता है, इसमें हम पीछे भागेंगे नहीं। चाहे मैं इस डिस्पेंसेशन का हिस्सा हूँ या नहीं हूँ, आई एम पार्ट ऑफ द डिस्पेंसेशन, बट स्टिल ऐसे जो क्रेडिट जो काम इन्होंने किया उसमें कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने उस वक्त में अच्छा काम किया होता तो हम उसको समर्थन करते, सपोर्ट करते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या करेक्शन और होने चाहिए? देखिए मैम, ये टूरिज्म स्पॉट है और टूरिज्म में इंडस्ट्रियल पॉलिसी कामयाब रहेगी, इसमें कोई बात नहीं है। क्यों नहीं रहेगी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी को दो हिस्सों में इनको बांटना चाहिए। एक तो बोर्डिंग इंस्टीट्यूट्स को स्टार्ट करें, क्योंकि जहाँ टूरिज्म स्पॉट्स होते हैं, टूरिज्म ब्लॉक्स होते हैं, आज गर्मी पूरे देश में है तो सब लोग कश्मीर में आ रहे हैं, तो टूरिज्म के लिए जब आ रहे हैं, जब यहाँ पर भी पोल्यूशन होगा तो कोई नहीं आएगा, वो यहाँ पर भी पोल्यूटेड एयर देखेंगे। तो यहाँ पर टूरिज्म पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको भी रोज़गार चाहिए, इसलिए बोर्डिंग इंस्टीट्यूट्स खोले। जैसे उत्तराखंड में है, देहरादून में है, मेनली देहरादून में है, उसके साथ में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स खोले, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोले, तो उनको भी दे आर आल्सो बिग इंडस्ट्रीज। यहाँ अभी आप देखिए चंद्रबाबू नायडू जी बन गए, एक टाइम में इनको क्या बोला जाता था? अगर आपको याद होगा, हैदराबाद में जब ये सबसे पहले बने थे CM, व्हाट ही वाज ट्रीटेड एज, ही वाज ट्रीटेड एज एन कंप्यूटर मैन। सेम टाइम की इंडस्ट्री यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल है, सब कुछ है, और इस हवा में तो कौन नहीं आना चाहेगा। इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, माइनस पोल्यूशन। तो हम चाहते हैं इंडस्ट्री पॉलिसी हो, बट इंडस्ट्री पॉलिसी में ये सब चीजें हो, ये सब चीजें ऐड करनी चाहिए, ये सब चीजों की ही इंडस्ट्री खुलनी चाहिए। अच्छा। और साथ में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अगर आप बात करें, यहाँ पर वो इंडस्ट्री देखिए, जहाँ कहीं पर भी कोई इंडस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं, सपोज हमने स्टील प्लांट स्टार्ट किया, उस टाइम हालात बहुत ख़राब थे कश्मीर में। हमारे स्वर्गवासी नेता पासवान साहब के माध्यम से मैं एडवाइजरी कमेटी में था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, हम लोगों ने 250 करोड़ का स्टील प्लांट लासीपुरा पुलवामा में लगाया। वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो हमने लगाया इसलिए कि वो गुडविल गेस्चर था, एक CSR टाइप का प्रोजेक्ट था, जो CSR फंडिंग होती है स्टील अथॉरिटी की, वो टाइप का फंडिंग था। 250 करोड़ उसके लिए बहुत छोटा अमाउंट है, जहाँ 10,000 करोड़ का प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, उसमें 250 करोड़ CSR बहुत छोटा लगता है। तो वो हमने लासीपुरा पुलवामा में खोला था। बदकिस्मती से उस वक्त भी उमर साहब ने उसको, मैं चाहता हूँ उस पर भी एक वाइट पेपर निकलना चाहिए। अगर मेरा जैसा आदमी जो कभी यहाँ MLA MP बना नहीं, उसके बावजूद मैं 250 करोड़ का प्लांट लेकर आ गया, तो उसको उमर अब्दुल्ला ने क्यों बंद करवाया, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। तो उसके बाद में उससे पहले हमने 10,000 करोड़ का रेलवे लगवाया कश्मीर में। आज उसी रेलवे के माध्यम से अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। उस रेलवे के माध्यम से आज 10,000 करोड़ का जो यूनिट लगा, मोर देन 1 लाख
1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला, तो वो क्रेडिट तो मेरे स्वर्गवासी नेता को जाता है ना। बिल्कुल, हमने कोई राजनीति पॉलिटिक्स नहीं की। तो यही काम हमारे वो एमपी जो कश्मीर से एमपी बन के दिल्ली में जाते हैं, तो ये अपना कोई पोटेंशियल दिखाए, कोई क्रेडिट दे दे या कोई क्रेडिट ले ले, या कोई कुछ तो बताए कि अभी डॉक्टर फारूक साहब यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री थे, कितनी कहीं पर आपको लगता है रिन्यूएबल एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट लगे, कोई इंडस्ट्री लगी है? क्योंकि इनको परवाह ही नहीं है कश्मीरियों की। ये जब कश्मीर में इनको बोलते थे हालात कश्मीर में खराब है, हुर्रियत ने ऐसा किया, हुर्रियत को जहलम में फेंक दो। फिर जब मीडिया में आता तो बोलता अरे मैंने क्या बोला, कश्मीर में बिजली की प्रॉब्लम है, कश्मीरी चोर है। तो जो ये सब चीजें करते थे, दे हैव बीन प्लेइंग विद द पीपल ऑफ द प्लेस। यहाँ से अभी भी मैं आज भी बोल रहा हूँ, अभी पढ़ा लिखा गया श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और एक चला गया यहाँ से पीर साहब। अब मैं चाहता हूँ कि उनके माध्यम से आ जाए कश्मीर को क्या क्या है, उनके दिमाग में विजन क्या है। मैंने तभी कश्मीर के लोगों को उस वक्त हैंडफुल रिक्वेस्ट की थी, आप अपने कैंडिडेट से विजन डॉक्यूमेंट ले लीजिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सालों के बाद कश्मीर में वोटिंग हो गई, लेकिन जिसको मैंने वोट डाला उसका विजन डॉक्यूमेंट क्या है? वो मेरे पास पार्लियामेंट से क्या लेके आएगा? उसके पास 3 करोड़ से लेकर आज 5 करोड़ फंड है, 5 करोड़ में तो वो पिनट्स भी नहीं होता। आप प्रोजेक्ट कौन सा पार्लियामेंट में हमारे लिए डालोगे, कौन सा प्रोजेक्ट होगा, कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी? आप पार्लियामेंट में अगर बैठोगे, आप कम से कम 200 करोड़ का प्रोजेक्ट डालने चाहिए। वो 200 करोड़ का यूनिट चाहे फूड प्रोसेसिंग का हो, कोई भी इंडस्ट्री का यूनिट हो, जिसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पर, जिसके माध्यम से यहाँ से फ्रूट बाहर जाता है, बाहर दिल्ली में जूस बनता है, वही जूस का डब्बा मेरे पास आता है और वही जूस मैं यहाँ पीता हूँ, वही बिकता है। अगर वही इंडस्ट्री मेरे यहाँ पर होगी, जूस भी यही बनेगा, डब्बा भी यही बनेगा, और उसमें 500 एम्प्लॉइज हो जाएंगे, तो वो 500 एम्प्लॉइज हमारे स्टेट के होंगे। और जो यूथ में बेरोजगारी का एक वो है, वो रॉ मटेरियल भी यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है, तो हमारा काम भी यहीं पर हो जाएगा। तो ये सब चीजों पर काम करने की जरूरत है। मेरे को लगता है प्रेजेंट डिस्पेंसेशन बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें। दूसरी बात है, हम सब कश्मीर में आज जो रहते हैं, जम्मू कश्मीर में वी आर ब्लेस्ड, जो नेचर की क्लाइमेटिक इतना खूबसूरत हमारे पास क्लाइमेट का कंडीशंस रहते हैं। अब देखिए, पिछले साल 1.5 करोड़ टूरिस्ट आ गया, इस साल मैं लगता है 2-2.5-3 करोड़ के करीब आएगा। टूरिज्म अच्छा है कश्मीर में। 3 करोड़ टूरिस्ट को मैम हम खाली हर टूरिस्ट की फैमिली को 20,000 रुपये खाली खर्चा दिखाएंगे। 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोड़ 60,000 करोड़ मेरे पास फंड आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा। 2 टाइप का फंड होता है, एक फंड होता है इंडस्ट्रियल फंड, जो ऑनरेबल पीएम के माध्यम से आता है, होम मिनिस्टर या जो भी मंत्री आता है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं 4,000 करोड़ का दे रहा हूँ, 3,000 का, वो फंड जाता है पर्टिकुलर सेक्शन में। सपोज एक इंडस्ट्रियल यूनिट, सपोज स्टील प्लांट लग गया, 250 करोड़ का यूनिट वहाँ लग गया, उसके माध्यम से वहाँ जो उसको यूनिट बनाने में लगेंगे इंजीनियर्स, उस एरिया सेक्शन के लोग, उनको, और साथ में फिर रोजगार मिलेगा 200, 250, 300 लोगों को। दूसरा फंड है जो टूरिज्म का फंड है, ये जो 20,000 नॉमिनल मैंने रखा, जो पिनेट है 20,000 रुपये जो टूरिस्ट खर्चता है, ये होटल में वाले को पैसा देता है, बाहर निकलता है रेडे वाले से फ्रूट उठाता है उसको देता है, वहाँ से उठा के डल में जाता है तो डल वाले को पैसा देता है, कोई सिगरेट पीने वाला है तो सिगरेट पी के ले जाता है, चाय पीने के लिए चाय की चुस्की लेता है, कहवा पीना है कहवे के लिए जाता है, बाग में जाता है वहाँ टिकट का पैसा देता है, सड़क पर जाता है वहाँ पर उसको मकाई कुछ भी मिले खाने को वो खाता है, वो नॉनवेज वाला होगा तो होटल में जाकर शाम को नॉनवेज खाता है। तो ये जो पैसा है ये हर घर में घूमता है, तो ऑटोमेटिकली इस पैसे की इकोनॉमी हर घर में पहुंच जाती है, ये पैसा हर घर में पहुंच जाता है, टूरिस्ट का पैसा। तो इसलिए हम सब कश्मीरियों को टूरिस्टों की कदर करनी चाहिए, इज्जत करें, क्योंकि ये हमारे लिए ऊपर वाले की रहमत है, जो ऊपर वाले ने हमारे ऊपर ब्लेसिंग किया है क्लाइमेटिक। आज आप कंट्री में किसी कोने में ऐसे बैठ सकते हैं? नहीं, ना कोई फैन चल रहा है, ना कोई एसी चल रहा है, ना कोई कूलर चल रहा है, कैन वी सिट लाइक दैट? खुशनुमा माहौल है और इतना खूबसूरत माहौल है। तो ये सब चीज़ें ऊपर वाले की अगर ब्लेसिंग है, तो ये पीरों फकीरों साधु संतों ने तपस्या जो इतने सालों की है, तब हम जैसे लोग यहाँ पैदा हुए, तो हमें इसको दुआ करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, जो इसमें कोई कमी नहीं है। कश्मीर में सब लोग पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से करते हैं और इबादत भी बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, टूरिज्म में खेल इंडिया शुरू हुआ, तो आप वादी में कौन से स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं? देखिए, खेल इंडिया में तो हर एक स्पोर्ट्स, देखिए यहाँ अगर आप क्रिकेट को ही लेंगे, मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ, मैं JKCA का मेंबर भी था, उसमें भी मेहरबानी होगी डॉक्टर फारूक साहब बोर्ड के। नहीं, वो क्वेश्चन मैं आगे करूँगी। तो खेल इंडिया में अगर आप देखेंगे तो खेल इंडिया में हम लोग डल में हम लोग बोटिंग वाला स्ट्रक्चर कर सकते हैं,
वो वाला, या जो टर्फ्स है या हमारे नेशनल टर्फ है उसको थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास जो आप इंडस्ट्रीज़ कहती है, हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री यहाँ खड़ी कर सकते हैं, हम हेल्थ केयर की इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल। जो बड़ी वगी में जहाँ पर वो सब मेडिसिन बनते हैं वो भी नॉन पोल्यूटेड एरिया में बनते हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर काम हो सकता है। तो ये सब चीज़ खेल इंडिया में बहुत कुछ, बहुत स्पोर्ट्स है, बहुत काम हो सकता है। मैं अगर कुछ भी नहीं हो गया, मॉर्निंग वॉक के लिए जो पूरे दुनिया के लोग पैसा खर्चते हैं जस्ट टू हैव द फ्रेश एयर, और वो 15 दिन के लिए जाते हैं, वो 15 दिन का टूर प्रोग्राम उनके लिए बना सकते हैं कि आज आपको चश्मे-शाही तक दौड़ाएंगे, जो भी एक अच्छा एक गाइड सिस्टम बन जाएगा। और दूसरी एक और बात, मैं एक और पॉइंट आपको बोलना चाहता हूँ, एक और इंडस्ट्री हम लोग यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं जो आज से 15 साल मैंने पहले हमारे यहाँ के टूरिज्म मंत्री को दिया था, बदकिस्मती से वो बेचारा समझ नहीं पाया। टूरिस्ट गाइड्स की जरूरत है। कश्मीर में यहाँ एक टूरिस्ट इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए। अच्छा। जो हिस्ट्री बताएगा, माता खीर भवानी की क्या हिस्ट्री है, आरी पर्वत माता का क्या हिस्ट्री है, ज्येष्ठा माता का क्या हिस्ट्री है, मखदूम साहब की क्या हिस्ट्री है, दस्तगीर साहब की क्या हिस्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑडियो, ये अपना जो है छती पातशाही, उसकी क्या हिस्ट्री है। ऑडियो की जरूरत ही नहीं, उसके लिए बुक्स तैयार करनी चाहिए। उसके लिए मैम एक इंस्टीट्यूट जैसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, 6 महीने का ट्रेनिंग स्टार्ट करें ना, बिल्कुल, जो हमारे इंस्टीट्यूट से, और उसमें साथ में रखे जो 5 स्टार होटल्स अब हमारे यहाँ पर है, ललित है, ताज है, और भी बहुत 4 स्टार 3 स्टार होटल्स भी है, उसमें कंपलसरी रखे कि भाई आपने 20 गाइड रखने हैं। जब कोई होटल के कमरे का 30,000 रुपये देता है, 40,000 रुपये देता है, वो एक गाइड को 2,000 रुपये देने में उसको कोई तकलीफ नहीं है। उससे क्या होगा, उसको पूरी हिस्ट्री भी पता लगेगी, और जहाँ जिस स्पॉट में पांडव के यहाँ पर कितने स्पॉट्स है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो उन स्पॉटों पर यहाँ भगवान विष्णु के पाद है, यहाँ लॉर्ड शिवा का अमरनाथ जी यात्रा है, यहाँ लॉर्ड शिवाइट्स कहते हैं कश्मीर को, यहाँ बड़े बड़े साधु संतों ने तपस्या की है। यहाँ हम लोग शेख नूरुद्दीन नूरानी साहब जो है, हम उसको नुंदरिश कहते हैं, वो सबसे बड़ी जियारत है हमारी यहाँ। यहाँ ललदेद है जिसको लाल आरिफा यहाँ ये लोग कहते हैं। मतलब एक ही बात है, दस्तगीर साहब के या ऋषि पातशाह के दरबार में मेरी मदर भी जाती थी, सब मुस्लिम भाई भी जाते थे। दीबल्स है जो माता खीर भवानी के टाइम 8 मंदिर लेकर आए। तो इन सब के बारे में जब लोगों को पता लगेगा तो मोर एंड मोर पीपल विल बी अट्रैक्टेड फॉर दिस। यहाँ देखिए सिद्धिविनायक टेम्पल है बॉम्बे में, आप देखिए कितना रश होता है। यहाँ हमारा गणपतियार में सिद्धिविनायक टेम्पल है, एक जो सूंड है, आप देखिएगा गणपतियार में, आप लोग जाइएगा, यू विल सी इट। 2 ही मंदिर है पूरे हिंदुस्तान में, एक गणपतियार में भगवान गणेश जी का टेम्पल है, और सेम टेम्पल सिद्धिविनायक बॉम्बे में है। सिद्धिविनायक में तो इतना रश होता है, टाइम नहीं मिलता है। आई हैव बीन ब्लेस्ड, मैं भी 2-3 बार जब भी बॉम्बे गया हूँ, आई हैव बीन ब्लेस्ड फ्रॉम दैट टेम्पल। तो सेम वे में मेरा गणपतियार में जहाँ मैं जाऊँगा तो यार कोई तो बैठे साथ में, तो इन सब चीज़ों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है यहाँ भी और जम्मू में भी। जम्मू को ऑलरेडी हम सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं, उसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। जो वादी में आज माहौल है उसमें सिविल सोसाइटी का क्या योगदान होना चाहिए? यूनिवर्स में कोई भी कहीं पर भी रहे, किस भी कास्ट क्रीड कल्चर से हो, हर एक चाहता है कि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हो, खुशी हर एक चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि उसके मोहल्ले में या उसके घर में या उसके हमसाया में गॉड फॉरबिड कोई बच्चे की लाश आ जाए, डेड बॉडी आ जाए। जो पुराने 30 साल से हम लोग देख रहे थे, 30 साल में अगर ये 4-5 साल 8 साल काट दे, जो बड़ी मेहरबानी है प्रेजेंट डिस्पेंसेशन की, ये आज हम बचे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये सब चीज़ ऊपर वाले की रहमत है कि वी आर ब्लेस्ड एज ऑन डेट। आज जब स्मार्ट सिटी बनने जा रही है वादी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या और ठीक ठाक होना चाहिए था, इसमें क्या गलतियां रह गई? स्मार्ट सिटी में काम तो हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें जो प्रॉपर प्लानिंग है, जो मेरे हिसाब से है, जो मैं अपने यहाँ लोगों से बात करता हूँ तो उस हिसाब से भी है, प्रॉपर उस तरीके से प्लान आउट नहीं हो पाया है। क्योंकि हमें देखना है कि हम जहाँ जिस शहर में रहते हैं, स्मार्ट सिटीज़, मैं देश में नेशनल पॉलिटिक्स करता हूँ, तो आई हैव बीन ऑलमोस्ट नियर अबाउट 40 प्लेसेस जहाँ जहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ बने हैं, मौका मिला है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले जो हमारा ट्रैफिक सिस्टम है उसको कैसे मैनेज करें। जब मेरे पास 12 फुट की सड़क थी, आपने स्मार्ट सिटी ऐसे प्लान कर दी, मेरी सड़क 6 फुट 8 फुट की हो गई, जिसमें मेरी 2 गाड़ियाँ चल नहीं पा रही है, तो जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, जो तकलीफ हो रही है कॉमन मैन को। अगर टूरिज्म वाला है, टूरिस्ट वाला स्पॉट है, या तो ऐसा प्लान कर लो, या तो ऐसा आप प्लान करिए कि पूरी गाड़ियाँ बाहर ही बंद हो जाए,
सिटी में एंटर करने से पहले सिटी में अपनी गाड़ियां लगा दीजिए, पूरी नॉन पोल्यूटेड गाड़ियां लगाइए जो सिटी में 4 दिन 5 दिन घूमे। अब देखिए बुलवार्ड रोड पर अगर आप जाएंगे, बुलवार्ड रोड पर जाने के लिए उसमें तो जैसे उत्तराखंड में है, नैनीताल अगर आप एरिया में देखेंगे वहाँ पूरा बंद है, उस पहाड़ को पूरा बंद, माल रोड को पूरा बंद रखा है। तो यहाँ ये समझ ही नहीं आ रहा है, माल रोड तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो हमारा जो बुलवार्ड वाला रोड है इसको अगर बंद किया जाए, यहाँ पर 10 20 25 गाड़ियाँ अपनी लगे, वो भी बड़ी नहीं, छोटी छोटी नॉन पोल्यूटेड, तो उसको स्टार्ट करिए, आप देखिए कितना मजा आएगा। अब द टूरिस्ट्स विल एंजॉय दैट प्लेस। डल को जो साफ हो रहा है, साफ भी हो रहा है, लेकिन और साफ करने की जरूरत है। हर साल हर एक टूरिस्ट खाली डल को देखने नहीं आएगा, उसको नया नया कुछ चाहिए। डल के स्पॉट पर हमने वो भी एक प्रपोजल दिया, जब पोखरियाल जी यहाँ पर आए थे, मैंने अपना प्रपोजल दिया था, बिकॉज आई वाज इन्वॉल्वड विद रेलवेज, तो हमने दिया था एक मेट्रो आप डल के ऊपर में उठाइए। अच्छा, उसको जब यहाँ से उठाएंगे वो पहुँचेगा छठी पातशाही के ऊपर में माताहारी पर्वत है और मखदूम साहब है, उधर से निकलकर वो पूरा डाउनटाउन पूरा कंप्लीट करके क्रॉस में आ जाएगा। अच्छा, तो टूरिस्ट्स दे विल एंजॉय दैट, उनको अच्छा लगेगा, स्विट्जरलैंड वाला स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा उनके लिए। तो हर साल हर एक टूरिस्ट खाली डल को देखने नहीं आएगा, और ये इकोनॉमिकल भी रहेगा टूरिस्ट। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं रहेगा। जब अब अक्टूबर में हमारी ट्रेन आ जाएगी तो ये इकोनॉमिकल रहेगा, लेकिन उस ट्रेन के लिए भी हमें मेट्रोज अंदर से स्टार्ट करनी है, जिससे टूरिस्ट को, और उसके साथ मेट्रोज के मतलब नॉन पोल्यूटेड, जब इंडस्ट्री आप बात कर रहे हैं तो वो नॉन पोल्यूटेड हो जाएगा, और साथ में उसमें कम से कम 5000 से 10,000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ करने की ज़रूरत है, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सपोर्ट मिल जाएगा। अभी पीछे स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाए गए, तो वादी में लोगों ने काफ़ी विरोध किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है इसमें विरोध करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ को मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ, जिस चीज़ की मेरे को फैसिलिटी मिल रही है उसमें पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये फैसिलिटी तो हमारी थी, ये तो हमारी बिजली है। मैडम पानी है ना मेरा, पानी को बिजली बनाने के लिए पैसा लगता है, फिर ये फ्रूट भी मेरा है, मैं क्यों फ्रूट मार्केट में बेच रहा हूँ, फ्री में दे दूँ सबको। जो चीज़ें हैं उसमें फैक्ट्स फिगर सामने आने चाहिए, कोई गलत बोल रहा है गलत बोल रहा है, ठीक है। हाँ, अब ये है कि मेरा पानी है तो मेरे को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, स्मार्ट मीटर में मेरे को रिलैक्सेशन 20% 30% रिलैक्सेशन बिजली में मिलना चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि भाई मेरे को तो फ्री, मेरे यहाँ से तो इतना फ्रूट निकलता है, मैं क्यों सड़क पर बेच रहा हूँ, मेरे तो फ्री में दे दूँ लोगों को, भाई ये तो मेरा फ्रूट है। भाई पानी मेरा निकल रहा है, उस पानी को बनाने के लिए इट टेक्स लॉट ऑफ मनी, इसमें बहुत पैसा लगता है। तो जो वो पैसा रोटेट हो रहा है वो आएगा कहाँ से, जब मैं फ्री में दे दूंगा? स्टेट को एक्सपेंडिचर पैसा चाहिए ना, वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा मैम? बिल्कुल, टैक्सेशन नहीं होगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो उसमें एक टाइम था मैम, जब यहाँ पर मेरे डाउनटाउन की बात करूँगा, जो लोग मेरे पास आते थे 400 रुपये 300 रुपये 500 रुपये फीस देने को भी मुश्किल था उनको। आज ऑनेस्टली कह रहा हूँ, वही लोग मेरे को कहते नहीं 1200 रुपये वाला रखवा दो हमको। यू गॉट माई पॉइंट? 3 साल पहले 500 रुपये तक वो तैयार थे, आज 1200 रुपये पर तैयार है। बट हम कहते हैं आप 1200 नहीं 1400 लीजिए, लेकिन मेरे को एनकरेज करिए ना, मेरे को एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, मैं 1500 दे दूंगा फीस, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट रख के बोलेंगे कि मेरी बिजली का फीस भरो, मेरे को तो पानी नहीं है यार, पानी पीने के लिए घर में नहीं है, तो मैं कहाँ से पे करूंगा? मेरे को एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए ना, आप 1500 के आप 2000 ले लीजिए बिजली फीस, मैं यूज कर रहा हूँ, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो टूरिज्म भी आ रहा है, अब तो सब फैसिलिटीज हो रही है। अब मेरे को एनकरेज करिए, मेरे को एम्प्लॉय कर लिए, मेरे को भीख मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भीख देना बंद करना चाहिए। अब हमको एनकरेज करिए, हमको स्ट्रांग करिए, हमको एम्प्लॉय करिए, हमको सिखाइए, जितनी स्कीम्स आती है उस पर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से देखिए कौन कौन सी स्कीम ग्राउंड जीरो पर प्रॉपर तरीके से चल रही है। तो वो जब स्कीमें प्रॉपर तरीके से चलेगी तो ऑटोमेटिकली फंडिंग आ जाएगी। तो जब बंदे के पास 10,000 रुपये तनख्वाह आ जाएगी, उसको कोई तकलीफ नहीं है 15। अब जिसके पास 1000 रुपये भी नहीं है, उसको 1500 का बिल दोगे तो नेचुरली वो बेचारा या उसकी माँ सड़क पर आ जाएगी। तो ये सब चीज़ देखिए, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, तो इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट को भी काम करने की ज़रूरत है। पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेमेंट को मेरे को उतना मजबूत बनाइए कि मैं वो पे कर पाऊँ। आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, चिराग पासवान जी, तो इस इंडस्ट्री का यहाँ वादी में क्या भविष्य है? इससे पहले भी हमारे मंत्री थे पशुपति पारस जी, तो
ऑफ कोर्स फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि रॉ मटेरियल सब अवेलेबल कश्मीर में है। जो अब रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो नेचुरली जितना हम लोग इसमें कंसंट्रेट करेंगे, जितना इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि सबसे इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए सबसे दिक्कत आती है रॉ मटेरियल की। जब रॉ मटेरियल मेरे घर में अवेलेबल है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई थिंक इट हैज़ ए बेटर फ्यूचर इन वैली, डिपेंड्स अपॉन द ऑनरेबल मिनिस्टर टू वर्क। तो उसके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, किस तरह की इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने की सोच रहे हैं आप? नहीं, ऑफ कोर्स जो हमारे यहाँ लोगों को भी तैयार करना पड़ेगा। पिछले 2 साल से तो मैं लोगों के बीच में जाके बोल रहा हूँ, भाई इंडस्ट्री स्टार्ट करो, 50% सब्सिडी है, 35% सब्सिडी है, यू स्टार्ट विद इट। 35 नहीं, 50% सब्सिडी है। तो आई होप कि हम लोगों के टाइम इतना खुलकर नहीं हुआ था, ओपन नहीं हुआ था इंडस्ट्री के लिए कुछ नया स्टार्टअप टाइप हो जाएगा। अभी चिराग जी का, जब से चिराग जी बने हैं तो थोड़ा सा ये ज़्यादा एक्सप्लोर हो गया, मीडिया में बड़ा हाईलाइट हो गया, तो लगा कि इंडस्ट्री बड़ी है। तो अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट इट एंड वी आर वेलकमिंग इट फ्रॉम द कोर ऑफ आवर थॉट एज एन कश्मीरी के। भाई यहाँ पर जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लग जाएगी, यहीं पर जो हम बात करते हैं लोगों को एम्प्लॉय करने की बात है, जब इंडस्ट्री लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसको 10, 50, 100 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, तो वो 100 एम्प्लॉय यहाँ पर ही लोकल लोग आएंगे। तो दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास से नहीं आ जाएगा, आएगा भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेनली जो होगा टेक्निकल हैंड वहाँ से अगर आएगा तो बाकी सब स्टाफ यहाँ का होगा। बिल्कुल, यहाँ युवाओं को ज़्यादा रोजगार मिलना ज़रूरी है मैम, रोजगार देना ज़रूरी है। और इसमें मेरे को लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर काम भी कर रही है और आगे भी और ज़्यादा काम, क्योंकि देखिए जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं, बॉर्डर स्टेट में कुछ हम लोग, हर एक कहता है, हम लोग भी जब दिल्ली में बैठते थे, छोटे थे, तो हम लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जी इतना स्पेशल क्यों बनाया। वो खाली जम्मू कश्मीर नहीं है, वो हमारा मणिपुर भी है, हमारा नागालैंड भी है, वो हमारे क्या नाम है इसके, हमारे डिफरेंट स्टेट्स जो बॉर्डर स्टेट्स है, पंजाब है कुछ हद तक। एक अगर आपको याद होगा, पंजाब में 2 टाइम का फसल निकलता था, उनको स्पेशल स्टेटस मिला जाता था। तो ये खाली इसलिए है, या हमारा यहाँ पर है हिमाचल है, उत्तराखंड, जो भी बॉर्डर स्टेट्स है उसको स्पेशली इसलिए दिया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, खाली कि जो बॉर्डर एरिया है दे विल बी विद इन देयर रीच, वो रीच के बाहर न जाए जो एक नेचुरल स्ट्रक्चर है। अच्छा, संजय सराफ माने कश्मीरी पंडित। हाँ। तो 1990 में आप यहाँ से पलायन करें कि नहीं? देखिए उसमें तो मैं 87 में ही बाहर गया था स्टडी करने, 88 में हायर स्टडीज। बाकी मेरे पेरेंट्स ने, माय मदर, माय फादर, अब तो स्वर्गवासी है, सब पलायन तो किया है, सब लोगों ने पलायन किया है। हालात, मगर आपने नहीं किया। हालात इतने बुरे थे, बट मैं वापस आया। अच्छा। मैंने डिग्री किया, डिप्लोमा किया, स्टडी की, लेकिन वापस कश्मीर में आया। यूनिवर्सिटी से नहीं, बाहर से किया, महाराष्ट्र से किया, बाहर से किया, स्टडीज़ बाहर से की। संजय, मुझे एक बात बताइए कि आज कश्मीरी पंडित की वादी में वापसी की क्या संभावनाएं हैं? मेरे को लगता है आप कंडीसिव एटमॉस्फेयर हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी दे आर थिंकिंग ऑन इट। नहीं, मगर जब पहले हालात ठीक नहीं थे तब उतना आसान नहीं लगता था, अब हालात ठीक हो गए तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चेन को खोलना स्टार्ट करेगा एंड दे शुड वर्क ऑन इट। थोड़ा एक्सप्लोर करके मुझे बताइए, क्योंकि कश्मीरी पंडित अब आज बहुत उदास है, उसको बार बार लग रहा है कि हमारा वोट बैंक नहीं है। तो नहीं, कौन कहता है, नो सॉरी, कौन कहता है वोट बैंक नहीं है? आई एम सॉरी, कश्मीरी पंडित नहीं, वो गलत, वो जो आपको कहता है हमारा वोट बैंक नहीं है, वो इल्यूजन में है। आई एम सॉरी, हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है। हमारा वोट बैंक 3%, 4% हर पार्टी ने यूटिलाइज किया, यूज़ किया है। और वो 4% वोट जब नेशनल लेवल पर हम लोग देखते हैं, 555 सीटों में 4% वोट कम से कम 22 से 24 लोकसभा सीटें बन जाती है। तो हम लोगों को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा वोट बैंक नहीं है, बहुत बड़ा वोट बैंक है हमारा। नहीं, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी वापसी के लिए क्या कर रही है, कुछ प्लान है? आई एम सॉरी, मेरे साथ तो अभी कोई डिस्कशन हुआ नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पर। प्रपोजल्स है हमारे पास, हम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे को बुलाएगी इसमें तो आई हैव सम गुड प्रपोजल्स, आई होप दे विल एग्री विद इट। और एग्री इसलिए करेंगे कि वो ज़मीन पर हूँ, और आज से नहीं हूँ, 25 साल से हूँ। मैं पहला ऐसा कश्मीरी पंडित हूँ जो ज़मीन पर है और पॉलिटिकली इन्वॉल्व है। तो कश्मीरी पंडित बहुत कश्मीर में, ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला था, बहुत लोग थे, लेकिन जो पॉलिटिकली ग्राउंड जीरो पर आया और काम किया कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए। यहाँ पीएम पैकेज के बच्चे आए, मैं उनके साथ गया 2008 में मैंने, या 2009-10 में मैंने ऐसे लोगों को उनके पास स्वागत के लाया जिनको बहुत बड़ा डॉन माना जाता था कश्मीर के बाहर। अच्छा। तो वी इन्वॉल्वड ऑल दोस पीपल कि अगर आप लोग चाहते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से स्वागत कराया, वेलकम करवाया। आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने वो सब इनिशिएटिव्स लिए, वेसू में, मटन में,
मैं उठा के ले गया उन लोगों को। तो ऐसा नहीं है, हमने हर वक्त कोशिश की है, काम किया है, आगे भी काम करते रहेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मेरे को लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थिंक टैंक भी है, ब्रेन भी है, काम करने की इच्छा भी है। जैसे उनकी इच्छा अनुसार जो कुछ भी अभी तक चल रहा है, तो आई थिंक दे आर डूइंग इन ए प्रॉपर वे। और मेरे को लग रहा है बहुत हद तक कंडीसिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो गया है। तो आई होप कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल स्टार्ट प्रोसेस। मेरा एक छोटा सा प्रपोजल आपके माध्यम से मैं दे दूंगा जी, बताइए। हर डिस्ट्रिक्ट के, कश्मीर में अगर 10 डिस्ट्रिक्ट है, हर 10 डिस्ट्रिक्टों में जो कश्मीरी पंडित 50 साल से प्लस है और यहाँ के कश्मीरी मुस्लिम्स 50 साल से प्लस है, उनकी इंटरेक्शन कराइए। उनके बीच एक राब्ता कायम करना चाहिए। हाँ, जो 30 साल पहले वो निकले हैं तो 20 साल वो कश्मीर में रहे हैं, वो कश्मीरी मुस्लिम भी और कश्मीरी पंडित भी। उनकी इंटरेक्शन आसान है बहुत। यू गॉट माई पॉइंट? मैं समझ गई। उनकी एक फ्रेंडली, वो ऑलरेडी दोस्त है आपस में। जब कश्मीरी मुस्लिम यहाँ से दिल्ली जाता है रहने के लिए, किसी काम के लिए, तो वो वहाँ पर अफोर्ड कर सकता है 5 स्टार 7 स्टार होटल, लेकिन वो उसमें जाने के बदले अपने उस कश्मीरी दोस्त के पास जाता है जो 30 साल पुराना उसका दोस्त है। बिल्कुल। उसके घर में जाता है, कश्मीरी कड़म और साग लेके जाता है, नदरू लेके जाता है और प्यार से उसके घर में बैठता है। बिल्कुल। वो अपने बच्चों को बोलता है मेरा बचपन का दोस्त है। तो वो रिवाइवल हो जाएगा। इन लोगों की इंटरेक्शन कराए, इन लोगों की मीटिंग्स कराए और एक एक हफ्ता के लिए इनको बिठाए साथ, एक कमरे में बंद कर दे ना। बंद क्यों करें जी? कश्मीरी पंडित वहां से सपोज 500 लोग आ गए, 400 लोग आए, 300 100 लोग आ गए, हर डिस्ट्रिक्ट से 10-10 लोगों को उठाइए, 100 लोग हो गए। यहाँ से उसी हर डिस्ट्रिक्ट से 10-10 लोग उनके एज फैक्टर के उठाए 100 लोग। उन 100-200 लोगों को एक दिन गुलमर्ग में बिठाओ, एक दिन पहलगाम में, एक दिन श्रीनगर में, इंटरेक्ट कराओ। ओपन SKIC में कमरा ये बुक करके दे दो हॉल, उसमें से उनको डिस्कशन डिबेट करने दो। आपस में जिसको जो बोलना है बंद करो, मीडिया को बाहर करो, उनको बोलो आपस में एक दूसरे को जो बोलना है बोलो, जो बोलना है जो बोले, खुलकर बात करें, मीडिया को बाहर रख के। फिर जो प्यार में गले वाले मिलेंगे तो दैट विल बी स्टार्ट। जब इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई, ये इनको अपने एरिया में निकालेंगे, वो उसको बोलेगा भाई मैं तो यहाँ से निकला, मेरा मंदिर क्यों खराब है, ये साफ क्यों नहीं हो गया, चलो जी इसकी सफाई करेंगे। बोलेगा मैं इस मस्जिद में जाता था, मस्जिद मतलब जो हमारे दरगाह है, ऋषि पातशाह का है, मखदूम साहब का है, दसगीर साहब, मैं यहाँ पर जाता था, चलो मेरे साथ यहाँ पर चलते हैं। तो एक प्यार मोहब्बत। कश्मीरी जो कौम है ना, हम सब लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, वी आर फुल ऑफ लव अफेक्शन। हम लोग पता नहीं मैं क्या वर्ड इसमें यूज़ करूं, मेरे को लगता है मॉडरेट वर्ड ज़्यादा यूज़ होगा कि हम लोग बॉर्न मॉडरेट्स हैं। हम लोगों का कास्ट क्रीड कल्चर का कोई इफेक्ट नहीं, जो पूरी कंट्री में वो SC है, वो ST है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, कास्ट क्रीड कल्चर के चाहिए, यहाँ तो सब एक है। और एक चीज़ मैं खुलकर बोलूँ, इसमें मेरे कुछ पॉलिटिकल लोग भी नाराज़ हो जाएंगे, बट मैं अब खुलकर बोला हूँ, कश्मीरी हिंदू और मुसलमान में आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ की दुश्मनी हमारे साथ खड़ी की है पॉलिटिकल लीडरशिप ने, अपने वोट के लिए। उन्होंने कश्मीरी पंडित और मुसलमान को तोड़ने का काम किया, भगाने का काम किया। और एक चीज़ मैं बताऊं, जब मैं डिलिमिटेशन कमेटी के साथ मिला था, तो मैंने उनको एक प्रपोजल दिया था। जब नॉमिनेशन 2 सीटों की होगी, मैंने 3 सीटें उनसे मांगी थी, और मैंने 3 सीटें मांगी थी उनसे कि मेरे को नॉमिनेशन मत दो, मेरे को रिजर्वेशन दो। रिजर्वेशन में क्या होता, मेरी सपोज 2 सीटें कश्मीरी पंडित की है, 1 सीट सरदार भाई के लिए मैंने मांगी थी, वो 3 सीटें माइनॉरिटी की होती। उसमें 10 पार्टियां यहाँ पर है, 10 पार्टी हर एक अपने अपने सीट पर किसको उठा देती। माइनॉरिटी का है तो कश्मीरी पंडित ही उठेगा, सरदार वाली सीट है तो सरदार भाई उठेगा। जीतेगा कौन? वही कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित हारेगा कौन? कश्मीरी पंडित। जीतेगा भी पंडित, हारेगा भी पंडित। कंपेनिंग कौन करेगा? मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग। उसके लिए भी कंपेनिंग करेंगे, जो जीतेगा, जो हारेगा उसके लिए भी कंपेनिंग करेगा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से हम लोगों का यहाँ हाल हुआ है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप अपने लोगों को बोलेंगे भाई इसके पास 2 सीटें हैं, अब इसको वापस लाओ। वो वापस लाएगा कश्मीरी पंडित को। मगर आप मीडिया को बाहर कर देंगे?
मीडिया को कहाँ बाहर कर रहा हूँ? अभी आप कह रहे हैं कि मीडिया को बाहर निकाल दो। वो अलग बात है। यहाँ पर नहीं, ये तो रिजर्वेशन वाली बात पर मैं बात कर रहा हूँ। रिजर्वेशन में क्यों मीडिया को बाहर करेंगे? यहाँ आप हमें रखेंगे, यहाँ हर जगह रखेंगे मैम। मीडिया के बगैर तो कोई यही नहीं है। मीडिया कहीं पर भी बाहर नहीं रहेगा। मैंने एक ही जगह पर बोला था, जब वो लोग आपस में मिलेंगे उस वक्त गिले शिकवे बहुत ज्यादा होंगे, तो वो गिले शिकवे मीडिया में नहीं आने चाहिए। मीडिया के सामने एक पॉजिटिव मैसेज, प्यार मोहब्बत की बातें निकलनी चाहिए, और वो प्यार मोहब्बत 2 घंटे में सेट हो जाएगा। उसके बाद मीडिया जो मर्जी करे भाई, जो मर्जी बोले, लेकिन वो जो 2 घंटे वाला होगा, गुस्सा, नफरत, वो सब वो 2 घंटे में खत्म हो। इतना प्यार है आपस में कश्मीरियों को कि कहीं पर भी 20 साल 30 साल पहले पुराना देखेगा, बड़ास निकालेगा, तो वहां भाग गया, तुमने मेरे को नहीं बोला। वो बोलेगा तुमने वो उठाया जी, तुम्हारे यहाँ गन उठा जी, मेरे को भगाया। वो बोले लास्ट में बोले छोड़ना यार, वो सब टाइम चला गया, चल गले मिलते। तो वो स्ट्रक्चर मीडिया को उठाना है, मीडिया को वो चीज़ दिखाना है, तब वो मोहब्बत पूरे देश को दिखेगी, तब वो प्यार पूरे देश दुनिया को दिखेगा कि नहीं, कश्मीरी जो है ये सब एक है, वो सब परिवार एक है, ये सब लोग एक ऑरिजिन के हैं, ये एक परिवार है, और इस परिवार में ये सब साथ में रहने को तैयार है। इनके पास कास्ट क्रीड कल्चर जो पूरे कंट्री में चलता है वो सब नहीं है यहाँ। संजय जी एक आपको मैसेज दे रहे हैं, वापस आइए कश्मीरी पंडित। मगर एक प्रश्न यहाँ फिर से उठता है कि कश्मीरी पंडितों की ज़मीनें तो बिक चुके हैं, अब वो वापस कहाँ पे आएंगे? देखिए, जिसने अपनी ज़मीन बेची है उसके लिए मैं बात नहीं करूँगा जी। जिसने अपनी ज़मीन नहीं बेची है, अगर उसका कोई कब्ज़ा होगा, कहीं कोई दिक्कत होगी, उसके लिए मैं कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से कह रहा हूँ कि पूरी कम्युनिटी उसके साथ खड़ी हो जाएगी। जिसके पास नहीं है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कि उनको कैसे एस्टेब्लिश करे। 2-2 मरला, 3-3 मरला ज़मीन दे दे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्ट्रक्चर को खड़ा करे, क्योंकि वो रेस्पॉन्स यहाँ, अगर उस वक्त की गवर्नमेंट जो कोई भी थी, और मैं चाहूँगा कि एक वाइट पेपर भी बनना चाहिए उस वक्त में, 88-89 में जो माहौल बना उसके ऊपर एक वाइट पेपर निकलना चाहिए। जो उस वक्त के एक्यूज्ड लोग हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हम लोग 86 का वाइट पेपर की बात करते हैं, 1986 का, सेम वे में 88-89 का भी वाइट पेपर होना चाहिए। उस वाइट पेपर के माध्यम से क्लियर मैसेज चली जाएगी, और जो कश्मीरी पंडित बरादरी है और मुस्लिम मेजॉरिटी लोग भी, जो बहुत लोग मुसलमान भाई भी उस वक्त मारे गए, जब वाइट पेपर निकलेगा तो पता लगेगा कि अगर कश्मीरी पंडित, चलो उसको अलग मानते थे, काफिर जो मर्जी उस वक्त का स्ट्रक्चर बना था, तो मुस्लिम भाई तो अपना था, वो बेचारा क्यों मारा गया? क्योंकि वो शायद उसके सपोर्ट में था, या वो नेशनलिज्म के साथ में था, फ्रेंजी थे, है ना? तो इसका मतलब ये निकलता है कि जब गन कल्चर निकलता है, जब गोली होती है, उसका कोई कास्ट क्रीड कल्चर होता नहीं है। तो अब हमें कश्मीरी पंडितों को भी हक बनता है कि वो भी आगे देखें। ड्यूरिंग द मिलिटेंसी टर्मोइल के पूरे पीरियड में मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या खोया और क्या पाया? जो कश्मीरी है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब कुछ खोया हमने। जो बचा आज वही बात कर रहा है। हम लोगों की एक आइडेंटिटी थी जिसको हम कश्मीरियत कहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, वो आइडेंटिटी हम लोगों ने खोई। वो हिंदू ने भी खोई। हिंदू ने क्या खोई बेचारा, वो तो उठ के निकल गया दिल्ली में, या कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स भी उठ के निकल गए, लूट पीट के चला गया। तो बट मुस्लिम्स ने, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है, पॉलिटिकल व्यू मैं नहीं कह सकता हूँ, बट पर्सनल व्यू है, पॉलिटिकल भी ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बट माई पर्सनल व्यू इज कि जो हिंदू मुस्लिम और सिख इत्तेहाद वाला जो एक यूनिटी हम लोगों के नाम की रहती थी कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है, वो आइडेंटिटी कमज़ोर हो गई। लेकिन बट ऊपर वाले की ब्लेसिंग से अब कुछ सालों से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और हमारे साथ में मेजॉरिटी कम्युनिटी के बहुत लोग काम कर रहे हैं, मुस्लिम बरादरी के लोग, जो आपने भी देखा होगा, बहुत मंदिरों की सफाइयाँ भी हो रही है, बहुत मंदिरों की ज़मीन अगर किसी ने कब्जा कर रखी है उसके ऊपर वो चढ़ जाते हैं कि नहीं ये हिंदुओं की ज़मीन है, इनको यहाँ पर वापस बिठाना है, वापस लाना है। तो ये सब चीज़ का एक जो मैसेज चला जाता है, तो वो मैसेज क्लियर कट एक बड़ी मैसेज है कि हम लोग उसको वापस रिवाइव कर रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, जो कश्मीरियत की बात है, वो कश्मीरियत रिवाइव हो रही है। आज अगर आप देखें, आज मैं अपनी बात करूँगा, संजय सराफ अकेला कश्मीरी पंडित था पूरी मेजॉरिटी की कम्युनिटी के बीच में। तो हमने अगर कोशिश स्टार्ट की हिंदू मुस्लिम, तो जब मैं बीच में कोई प्रोग्राम दशहरा किया, जन्माष्टमी की, गणपति यार का मंदिर खोला, अकेला मैं कश्मीरी पंडित होता था, 1-2 लोग होते थे अपने साथ में जो दोस्त यार होते थे, और साथ में अगर मैं जन्माष्टमी का जुलूस जब मैंने पहली बार 2005 में निकाला, आप मैम बिलीव करेंगे इसको, आई होप,
तो लाल चौक के बीच में से निकाला। मेरे साथ ऐसे बारिश लोग थे जो साथ में थे, वो हम लोग 4-5 लोग कश्मीरी पंडित थे। So that was the message which we have given to the whole universe कि भाई हम सब जो है कश्मीर में, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सरदार भाई है, जो जिस तरीके से अपना फंक्शन सेलिब्रेट करना चाहता है उसमें कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी का भाई रुकावट नहीं है। ये सब चीज़ों का है। या माता खीर भवानी के लिए आते थे, उस दिन यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज भी होते थे, पहले से ही होते थे। हम रिक्वेस्ट करते थे, यहाँ पर जो हुर्रियत के लोग कॉल देते थे बंद का, हम उनसे गुजारिश करते थे कि ये कॉल आप वापस ले लीजिए क्योंकि आज हमारा माता खीर भवानी का दिन है। 2 दिन 3 दिन पहले हम उनके पास रिक्वेस्ट करते थे टेलीफोन के लिए, तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग से वो लोग उस कॉल को वापस लेते थे, उस दिन 2 दिन के लिए वापस लेते थे। तो दैट वाज द मैसेज कि हम लोग भी इंटरेस्टेड है कि कश्मीरियत वापस रिवाइव हो जाए, कश्मीरियत जिंदा हो जाए। ये सब चीज़ें, ये जो डाउनटाउन एरिया है ये मिलिटेंसी का कोर एपिक सेंटर रहा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई। इसके लिए डेवलपमेंट के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, वहाँ डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, उसमें कोई शक नहीं है। जो आज से 40 साल पहले ड्रेनेजेस थे वो आज भी वैसे ही ड्रेनेजेस है, उसमें कहीं पर कोई सिस्टम बना नहीं है, ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं है। हबकदल एरिया की अगर आप बात करें, जो डाउनटाउन का मेन हिस्सा है, पूरे कश्मीरी पंडित से जिससे भी आप बात करेंगे, हिंदू से पर्टिकुलरली कश्मीर से बाहर, वो बोलेंगे कश्मीरी मुस्लिम ने हमारा मकान खाया। मेरे को भी 4 साल समझने में लगे, और वो गलत नहीं है, वो सही बोल रहे हैं। लेकिन जब ज़मीन पर हम आते हैं तो वो कश्मीरी मुस्लिम ने नहीं खाया होता है, वो खाया होता है वहाँ की जो MLA साहिबा थी। अच्छा, उसने उन मकानों को तोड़ा झूठ पेपर बना के, क्योंकि MLA थी तो चेयरमैन ऑफ द एरिया थी। मकान को दिखाया कि भाई ये टूटने वाला है, गिर जाएगा। DC भी अपना ही था, साथ में कमेटी बनाई, उस कमेटी के थ्रू पास कर दिया ये 40 मकान को तोड़ना है, उसको तोड़ा, डिमोलिश कर दिया। उसकी जो ज़मीन थी उसके ऊपर दुकान बनाया, दुकान 10-10 लाख में, 15-15 लाख में बेच दिए। तो वो खाया किसने? पॉलिटिकल लीडर, जो मैंने पहले आपको बोला यहाँ का दुश्मन पॉलिटिकल लीडर है। तो वही लोग, वो उन्हीं का लीडर फारूक अब्दुल्ला कहता है मैं सेकुलर हूँ। अरे भाई, कहाँ से सेकुलर है? तुम्हारी MLA साहिबा ने तो 150 मकान से ज्यादा कश्मीरी पंडितों के तोड़े हैं, और उनके ऊपर उसने मकान बना, दुकानें बनाई और वो दुकानें बेची है। तो ये सब चीजें जब हुई है कश्मीर में, बिल्कुल, अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये क्लियर हो रही है तो कश्मीरी पंडित को भी समझ आ रहा है भाई मेरा दुश्मन तो यहाँ का पॉलिटिकल लीडर था, ना कि आम जनता। पर्टिकुलरली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या कोई ऐसी पार्टी जो उस वक्त पावर में थी, वो लोग थी। तो आहिस्ता से जब कश्मीर पंडित को भी समझ आता है तो उसकी कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप हो जाती है कश्मीर आने के लिए। वो वापस अपने आप को समझता है, बट मेरा जो मकान है वो क्यों नहीं वापस मिलेगा मेरे को। और मैं चाहता हूँ कि उसमें भी एक वाइट पेपर बनना चाहिए। आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा, स्ट्रिक्ट, हार्डली, मतलब इन वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि इसको बड़ा तरीके से हाईलाइट करिए, और इसके ऊपर एक प्रॉपर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। ED के बड़े छापे होते हैं, वो छापा इसके यहाँ पर भी होना चाहिए कि आपने कैसे हिम्मत की है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे आपके पास एक ऑनरेबल MLA, तो आपने ऐसे कैसे किया है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के, माइनॉरिटी के लोगों के मकान तोड़ दिए, उनकी लकड़ियां बेच दी, सब कुछ बेच दिया, और उठा के वहां पर कब्जा कर लिया। नंबर एक। नंबर 2, रोड वाइडनिंग दिखाया। रोड वाइडनिंग में है तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, पॉलिसी मैटर है, बट रोड वाइडनिंग है हुई नहीं है। अगर आपने रोड वाइडनिंग का पेपर बनाया, सब कुछ रोड वाइडनिंग के नाम से कश्मीर पंडित ने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है जी पॉलिसी में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब वही बेचारा यहाँ पर आता है 5 साल के, वहाँ देखता है अपने मकान के सामने उसके ऊपर दुकान बनी है, और दुकान के ऊपर और 3 दुकानें बनी है, और रोड वाइडनिंग हुई नहीं है, और रोड वाइडनिंग का पैसा मिला है, लिया गया है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। जब ट्रांसपेरेंसी होगी, आपको मैम याद नहीं होगा 370-35 के टाइम जब इन सभी लीडरों को जेल भरा था, पूरा कश्मीर का एक आदमी इनके फेवर में नहीं खड़ा हो गया था। और ये गलतफहमी में है, ये NC को जो वोट पड़ा है वो NC को थोड़ी ना पड़ा है, वो पर्टिकुलर पार्टी को यहाँ हराने के लिए पड़ा था। बिल्कुल। अगर गलतफहमी किसी को है कि वो सब NC को पड़ा, NC को पड़ा होता तो उमर अब्दुल्ला क्यों हार गया? बिल्कुल। PDP को पड़ा होता तो महबूबा क्यों हार गई? बिल्कुल। तो वो कोई इनको वोट नहीं पड़े, इस गलतफहमी में ना रहे कोई। ये जो झूठ बोल रहे हैं कि NC को वोट पड़ा, अब NC को फिर से वोट पड़ेगा, यहाँ किसी को कोई वोट नहीं पड़ा। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, इन पुराने घोड़ों को छोड़ दो, ये लंगड़े घोड़े हैं। जो नए नए लड़के हैं जिन्होंने आपके साथ में खड़े होके सरपंच के टाइम, पंच के टाइम, काउंसलर के टाइम आपके साथ खड़े हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, तब यही MLA
यही एनसी और पीडीपी भाग गई, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जब वो नहीं लड़े, उन बच्चों को आप आगे लाइए, उन्हीं को आप एमएलए के लिए तैयार करिए, उनको सपोर्ट समर्थन करिए, छोड़े उन लंगड़े घोड़ों को। ये सब लंगड़े और बेईमान लोग हैं। ये आज एक बात करेंगे और कल ये फिर वापस वही रिवाइव करेंगे। जो लोगों ने बुरे टाइम में, पीक मिलिटेंसी उस वक्त भी थी जब वो खड़े हो गए इलेक्शन, रिस्क में बहुत लोग मारे गए, जिसमें बहुत लोग बेचारे मारे गए। बिल्कुल। मैं समझता हूँ उन लोगों को सामने खड़ा कर दो, उनको सपोर्ट समर्थन कर दो। जब भी इलेक्शन हो जाए उनको एमएलए बनाइए, तो ये देश के साथ में फुल फोर्स के साथ कंप्लीट कश्मीर का अवाम खड़ा। ये आज भी महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला साहब आज भी 370-35 की बात करते हैं, जबकि दोनों को पता है आजकल ये छोटा यूनिवर्स, मैं इसको छोटा भगवान कहता हूँ, जो आपके हाथ में है ना, ये पूरा मोबाइल जो छोटा यूनिवर्स है, इनको भी ये पता है कि सब लोगों को आप पता है इसमें 370 को वापस लाने के लिए पहले लोकसभा में, राज्यसभा में होगा, अपर हाउस में, फिर लोकसभा में पास होगा, फिर अपर हाउस में पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा ठप्पा, उसके बाद जो कुछ बचा कुचा है तो जो कोर्ट का ठप्पा लगा वो निकाल, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन ये लोगों को फिर बोल रहे हैं झूठ, 370 लाएंगे 35 से, खाली वोट आ गया खत्म। आज बताए उमर अब्दुल्ला कहाँ से आएगा 370, या जो इनका एमपी बनाया करे पार्लियामेंट में डिबेट 370-35 से पर, देखते हैं कांग्रेस कितना सपोर्ट समर्थन करती है। तो ये सब जो झूठ है, हम कहते हैं साफ सुथरी सियासत हो कश्मीर में, विजन डॉक्यूमेंट लेकर हर एक लीडर आ जाए कि मेरे को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या करना है, मेरे को ड्रग को खत्म करना है, मेरे को इतने ड्रेनेजेस छोड़कर, यहाँ पानी की डिफिकल्टी है पानी को ठीक करना है, यहाँ रोड बनाना है, यहाँ ठीक करना है, यहाँ कोई करप्शन है, यहाँ जो SHOs है उनको प्रॉपरली अपने पास लाना है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है आप पहले मेरे से बात करोगे, तब वहां से उठाओगे, अगर कोई हार्डकोर केस नहीं हो। बिल्कुल। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एक इलेक्टेड मेंबर को लेनी चाहिए, तब लोग वोट डालेंगे, नहीं तो कोई लोग वोट नहीं डालेंगे इनको, किसी को भी नहीं। संजय जी, क्रिकेट जो है कश्मीर का एक बड़ा पसंदीदा खेल है, तो आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो बताइए कैसे रुचि रही आपकी? क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है और हमारे साथ उसमें भी ब्लेसिंग है कि एक नेचुरल टर्फ है, लेकिन कश्मीर जैसी जगह में फिर बात आ जाएगी डॉक्टर फारूक साहब की, उनकी मेहरबानियों की वजह से वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे चेयरमैन थे, उस भाई साहब ने 112 करोड़ का स्कैम किया है, पैसा टोटल घर में उठा के ले गया है। हम चाहते हैं अगर आपने लालू यादव को जेल भरा तो फारूक साहब को क्यों नहीं जेल भर रहे हो? उसके साथ क्या रिलैक्सेशन मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्यों छोड़ रहे हैं आप उसको? जो गलत है वो गलत है। संजय सर, आपने कोई गलती की है तो मेरे अगेंस्ट कार्रवाई करो भाई। अगर आपने लालू, मेरे को कोई सिंपैथी नहीं है लालू जी के पास, उसने गलत किया है, वोटर स्कैम किया, उसको आपने अच्छा किया, अंदर भर दिया, तो इसको काहे को छोड़ रहे हो भाई? इसको भी अंदर भरो, मैसेज दो उन लोगों को जो इसके साथ चोर डाकू लुटेरे थे, और इस गलतफहमी में मत रहो लोग इनको वोट डाल रहे, कोई कश्मीरी वोट नहीं इनको डाल रहा है, सब इनके खिलाफ हैं। सब टोटल ग्राउंड जीरो पर आप सर्वे करिए, कोई इनके फेवर, क्योंकि सबको पता है ये गन कल्चर लाने वाले ये लोग हैं, पत्थर मरवाने वाले ये लोग हैं, सब कुछ स्ट्रक्चर खड़ा करने वाले, खत्म करने वाले यही लोग हैं। तो इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो पैसा जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन ने दिया था, अगर वो पैसा यहाँ पर लगा होता है, यहाँ कम से कम 5 स्टेडियम बने होते, आज IPL के 3-3 मैचेस कश्मीर में होते, उसके थ्रू भी हमारा बहुत रेवेन्यू बढ़ जाता, और कश्मीर का इंटीग्रेशन और कंट्री के साथ जो इंटीग्रेट हुआ है और बढ़ जाता। बाहर के लोग आते हैं, होटलियर्स, सब कुछ और बढ़ जाता और ग्रो हो जाता है, और अच्छा एक स्ट्रक्चर, एक अच्छी मैसेज जाती। कश्मीर, जम्मू कश्मीर का भी अपना, हर स्टेट का अपना टीम है, हमारा भी J&K का अपना एक टीम होता है, हमारा टीम ही नहीं है क्योंकि हमारे पास स्टेडियम ही नहीं है। वो सब पैसा डॉक्टर फारूक साहब खा गए और फिर भी गटार मार रहे हैं कि भाई उनको पता है, उनको लगता है आज भी मैं डराऊंगा हिंदुस्तान को, पार वालों से बात करो। अरे भाई, पार वालों के साथ तो बात करते करते हम बूढ़े हो गए, हमने कब नहीं चाहा उनके साथ बात करें, हम तो चाहते थे, नहीं मगर हम उनसे क्यों बात करेंगे? नहीं, हम चाहते थे, हमने कब नहीं चाहा कि ये हर वक्त बात की ना, हमने बात की, करगिल हो गया, हमने बात की, ऊपर से आ जाते सियाचिन में आ जाते, हमने कब नहीं बात की? वहाँ आज 150 रुपये आटे का किलो है, हम तो हर वक्त सपोर्ट में खड़े हो गए। हमारे प्रधानमंत्री को सब प्रोटोकॉल वोटोकॉल छोड़कर वहाँ प्रधानमंत्री की बेटी की शादी में, एंगेजमेंट में पहुँच गए, कब नहीं हमने हाथ बढ़ाया? यहाँ प्रधानमंत्री को ओथ उठानी थी, सबसे पहले उनको बुलाया। बिल्कुल। तो भाई जब उनको हजम नहीं होता है प्यार मोहब्बत, तो जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन वो नहीं है ना, वो डिस्पेंसेशन खत्म हो गई। आज प्रेजेंट डिस्पेंसेशन स्ट्रेट वे है,
आप एक आंख दिखाओगे तो हमारे पास 2 आंखें हैं दिखाने को। बिल्कुल। आज वो सब, और वो गलतफहमी में कोई कहता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, उनके पास छोटा सा गोला है, हमारे पास न्यूक्लियर के 10,000 गोले हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीइंग अ कश्मीरी पंडित, आप कश्मीरी पंडित को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कश्मीरी पंडित को क्या मैसेज देना है? कश्मीरी पंडित इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, इंटेलेक्ट से पढ़े लिखे हैं और दिमाग वाले हैं। उन्होंने अगर कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया। इतने हालात, बुरे से बुरे हालात में अपने आप को खड़ा किया, अपने बच्चों को, परिवार को खड़ा कर दिया। नहीं, वापसी के लिए क्या किराए कहेंगे? के मकान में रह के भी अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया, अच्छी तालीम दी, अच्छी मैं तो चाहता हूँ कि पूरा यूनिवर्स कश्मीरी पंडित की हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। कि इतनी टेरिफिक माइग्रेशन के बाद में जब कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद कैसे रिवाइव किया। आज पूरे वर्ल्ड में अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम 300 कंपनीज में सीईओज है कश्मीरी पंडित। यूएस से यूके में बैठे हैं जो कश्मीर, मेरे को नहीं लगता है श्रीनगर से वो जो मुतक भी गया था वो आज यूएस से यूके का सीईओ है। तो दे गॉट ब्लेस्ड आल्सो। बट ये भी मातृभूमि कश्मीरी पंडित की है, ज़मीन उसकी है, 5000 साल की पुरानी हिस्ट्री है हमारी। उनको हक बनता है, जितना हक यहाँ हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी के भाई का है उतना यहाँ कश्मीरी पंडित का है। मगर वो चाहते हैं कि एक जगह आए वो लोग, पनून कश्मीर हो। पनून कश्मीर, देखिए आई एम नॉट इन फेवर ऑफ पनून कश्मीर, आई एम इन फेवर ऑफ संपूर्ण कश्मीर। मेरे को पनून कश्मीर को, मैं एक कमरे में क्यों रहूं? ये पूरा कश्मीर मेरा है। मेरे को पनून कश्मीर में आप एक जगह रखेंगे, मेरे को माता खीर भवानी जाना है तो मैं सिक्योरिटी लेकर जाऊंगा। मेरे को सेक्रेटरीट पे काम है, मैं सिक्योरिटी लेकर जाऊंगा। मेरे को माता ज्येष्ठा के यहाँ जाना है, मैं सिक्योरिटी। मेरे को दसगिर साहब के यहाँ जाना है, छती पातशाही जाना है, मखदूम साहब। मगर संजय जी, कश्मीरी, एक मिनट, कश्मीरी पंडित डरा हुआ है, वो 89 के घाव को नहीं भूल पा रहा है, तो उसके लिए क्या एश्योरेंस है? बहुत कश्मीरी पंडित यहाँ रह रहे हैं, पीएम पैकेज के बच्चे हमारे पास यहाँ कम से कम 40,000 लोग, 6,000 बच्चे हैं। 6,000 मल्टीप्लाई अगर 4-5 भी करेंगे 24-25,000। उसके बगैर में जो सेक्रेटरीट में मुलाजिम है कम से कम 30 से 40,000, इंक्लूडिंग संजय सराफ, 40,000 लोग कश्मीर में रह रहे हैं। कोई ऐसी बात जो 89 में हो गया बहुत बुरा हो गया, उस वक्त हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होने को तैयार था। आज कहीं पर भी गॉड फॉरबिड कुछ होती है तो सब लोग लाल चौक पे पहुंचते हैं। उसमें अगर 100 लोग होंगे, 99 लोग कश्मीरी मुस्लिम्स होते हैं या सरदार भाई होते हैं, 1 लोग कश्मीरी पंडित साथ में होता है जो खड़ा रहता है, मोमबत्ती जलाता है, प्रोटेस्ट करता है कि आगे ऐसा नहीं होगा ना, हम आगे होने देंगे। तो ये सब चीज़ों की, अब वो सब चीज़, हाँ बाकी जो हमारी कैजुअलिटीज़ हो गई या नुकसान, मैं तो उसमें कह रहा हूँ खुलकर वाइट पेपर होना चाहिए, पता लग जाएगा। जब वाइट पेपर निकलेगा तो कार्रवाई जब 4 आदमियों के खिलाफ में हो जाएगी, बहुत लोग जेलों में है, बहुत लोग सेंट्रल जेल में है, बहुत लोग अभी कोर्टों में केसों में घूम रहे हैं, तो जब उसमें भी जो लोगों ने ये करवाया उनको क्यों छोड़ रहे हो? वाइट पेपर करिए ना, वाइट पेपर निकालिए और उनके अगेंस्ट कार्रवाई करिए। आप देखिए पूरा कश्मीर आपके साथ खड़ा होगा, आपको और किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद एक सहारा बनोगे पूरे कश्मीर का। लेकिन जब आप ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और साफ सुथरे तरीके से खड़े हो जाओगे, जैसे ऑनरेबल पीएम खुलकर खुली बात बोलता है, होम मिनिस्टर साहब खुलकर डायरेक्ट बात बोलते हैं, उसी डायरेक्ट वे में आप जमीन पर भी काम करिए। संजय जी, एक बात बताइए कि जम्मू प्रोविंस में रोहिंग्या बहुत मात्रा में आके बस गए हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मैम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोसेस है इन सब चीज़ों को डील करने का, वो डील होनी चाहिए, हर जगह डील होनी चाहिए। नहीं, मगर जब अगर जैसे इंटरनल देखिए मैम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक है जो इंटरनेशनल फोरम पर हमारी बातचीत होती है या इंटरनेशनल फोरम पर हमारी कमिटमेंट्स होती है, हर एक डिफरेंट का। यहाँ अफगान का भी जब हालात ख़राब होगा तो अफगानीज भी आए थे, वो भी दिल्ली में बहुत अफगानीज अभी भी बैठे हैं, और इवन उनको अगर कश्मीरी पंडित को आज भी 12-13 हज़ार शायद रिलीफ मिल रहा है, तो उस अफगानीज को तब से 25-25 हज़ार रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि वो IDP के थे, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, जब उनको माना है। तो सेम वे में अगर हम उन सब चीज़ों की बात करें तो मैं समझता हूँ कि देखिए इस पर एक पॉलिसी रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और मेरे को लगता है इस पॉलिसी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। वो पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी क्लियर है, स्ट्रेट वे है। जो भी उसमें वो NRIs जो भी उसमें एक पॉलिसी निकली है, अगर वो पार्लियामेंट से क्लियर हो जाती है, आई डोंट वांट टू ऑनेस्टली डिस्कस दैट थिंग एट दिस स्टेज, दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम। जब उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डिस्कशन डिबेट स्टार्ट किया था उन्होंने 1-2 बार, बट मेरे को लगता है अभी उनके पास उतना स्ट्रक्चर खड़ा नहीं है। जब उस चीज़ पर होगा तो जो उसके अगेंस्ट पे होगी, जो भी
बाहर के लोग हैं, कोई भी किसी भी कंट्री के हैं, अगर वो चोरी छुपे आए हैं, चाहे वो आप इसी की बात क्यों कर, बांग्लादेशीज को भी टच करिए ना फिर। दिल्ली में तो मेरे हिसाब से जितने भी मेड्स हैं वो सब मेड तो वही है बाहर की है। तो जो बेनिफिट हमारे लोगों को मिलना चाहे कंट्री के लोगों को, वो फिर बाहर के लोगों को मिल रहा है। तो मेरे को लगता है इस पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ पॉलिसी बना रही है। एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल फोरम पर इस पर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक इस पर जो काम हो रहा है, तो आई थिंक दे शुड टेक द डिसीजन देयर, और हम लोगों के लिए जो भी डिसीजन उनका होगा वो विल सपोर्ट दैट। अभी हम थोड़े दिन पहले कोकर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उनकी 2-4 प्रॉब्लम्स थी, जैसे पार्किंग को लेकर, जैसे वो कह रहे थे स्मार्ट सिटी बनाई है तो आगे की जो रोडें हैं वो बहुत छोटी कर दी हैं, और इसी तरह की और 2-4 प्रॉब्लम्स थी। उनको जो सैलाब आया था उसमें जो मुआवजा देने की घोषणा करी गई थी वो नहीं मिला, तो उस सब के लिए वो बड़े परेशान है। उसमें क्या आप रिलीफ उनको दिला सकते हैं? देखिए, मैं उस पर पहले से भी काम किया हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। जब फ्लड आया था, फ्लड के टाइम में बहुत धांधलियाँ हो गई थी। फ्लड के टाइम में फिर वही बात आ जाएगी, हमारे हवा कदल एरिया में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए साहिबा थी, जिसके घर में फ्लड आ गया उस बेचारे को कुछ नहीं मिला, जिसके यहाँ कुछ नहीं आया उनको पैसे दिए गए और आधा आधा करके लिया गया। तो वही ट्रांसपेरेंसी जो थी वो नहीं थी। वो ट्रेडर्स यूनियन जितने भी लोग हैं, ये बेचारों की जेन्युइन डिमांड्स है। मैं चाहता हूँ कि एलजी साहब इस पे ऊपर नज़र रखें, और हमसे भी जितना हो सकता है हम मीडिया के माध्यम से हाईलाइट कर सकते हैं इसको। एलजी साहब के साथ वहाँ बात करने की ज़रूरत है तो वहाँ भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करने की ज़रूरत। देखिए, कश्मीर जो है वो दिल है पूरे हिंदुस्तान का। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख आल्सो, बट अब हमारा JNK अलग हो गया, तो ये दिल है पूरे देश का। मैं खाली ताज ही नहीं बोलूँगा, मैं दिल बोलूँगा। तो इस दिल से जब दिल होता है तो ये पल्स चलती रहती है। तो इस दिल से हर एक प्यार करता रहता है, क्योंकि दिल धड़केगा, दिल आवाज़ देगा, तो तभी ना वो आवाज़ पूरे देश दुनिया में पहुंचेगी। तो वो लोग चाहेंगे आपके पास आएंगे तो आप उनके साथ एब्सोल्युटली, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, उनके लिए बात करूँगा, उठाऊँगा और अच्छे हाईएस्ट लेवल पर भी पहुंचा दूंगा। लेकिन उसके साथ में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपके माध्यम से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हम 5-7 दिन से कॉमन लोगों से एक बातचीत कर रहे हैं, तो एक छोटी सी बात मुझे जो बार बार फील हो रही है, वो लोग ये कहते हैं बार बार कि यहाँ पे बहुत सा CRPF, BSF या पुलिस का बहुत ज़्यादा डेरा है, तो वो क्या ग्रेजुअली धीरे धीरे ख़त्म करना चाहिए? देखिए, ये सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, इस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा। जब तक यहाँ पर मिलिटेंसी पूरी 100% ख़त्म नहीं होगी, तब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये हमारी लाई हुई बात है ना। अगर मैंने गन नहीं उठाया होता, मैंने पत्थर नहीं उठाया, मैंने गलत काम नहीं किया होता, तो ये सब लोग आते नहीं। हाँ, फेस नहीं करना पड़ता। 86 से पहले ये कुछ नहीं था। जब मैंने सब गलत काम किया तो बाकी सब जो अच्छे लोग हैं उनको बचाने के लिए तो गवर्नमेंट काम करेगी ना। तो मेरे को लगता है हम सबको, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी जितने कश्मीर में लोग रहते हैं, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मैच्योर बनना पड़ेगा। हमें उन सब चीज़ों को, जो गलत काम हो रहा है, चाहे वो एंटी ड्रग मूवमेंट है, वो सब गन कल्चर वाला है, जो कुछ भी है, उस सब को ख़त्म करने में हमें गवर्नमेंट को समर्थन सपोर्ट करना चाहिए। ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता वैनिश हो जाए। जितना यहाँ पर ज़्यादा बढ़ावा होगा। अब देखिए, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, गॉड फॉरबिड किसी टूरिस्ट के साथ 19-20 भी हो गया, एक तो टूरिज्म ज़ीरो हो जाएगा, नंबर 1, और नंबर 2 जो सबसे बड़ी बात हो जाएगी, यहाँ की सिक्योरिटी फिर बढ़ेगी। फिर हम बोलेंगे यार ये तो क्या हो गया, पूरे देश में हमारी आइडेंटिटी फिर वापस वही हो जाएगी कि भाई ये तो कत्ल करने वाले लोग हैं, तो मारने वाले लोग हैं, ये तो इंसान नहीं है। तो वो आइडेंटिटी नहीं है मेरी। बिल्कुल, मैं पीरों फकीरों साधु संतों की जगह से हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी है पीस को, प्यार को बांटना, वो प्यार हम बांटेंगे। संजय जी, आप बहुत एक सीरियस लीडर हैं, बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो सारा दिन काम करते करते जब थक जाते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट, शाम को न्यूज़ देखते हैं, डिबेटू में, मेरे लिए वही एंटरटेनमेंट है। डिबेटू में जाता हूँ, अपने दोस्तों यारों के साथ डिस्कशन डिबेट में करता हूँ, तो मेरा एंटरटेनमेंट उसी से होता है। आई डोंट हैव एनी अदर एंटरटेनमेंट। ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, ड्रिंक नहीं करता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो उन सब चीज़ों से, स्पोर्ट्स पर्सन था तो इन सब चीज़ों से बचा हूँ, तो इसलिए आई फील कंफर्टेबल। ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। और फैमिली के साथ, और जब हाँ फैमिली साथ में यहाँ पर होती है तो उनके साथ टाइम करते हैं स्पेंड, क्वालिटी टाइम कोशिश करते हैं बच्चों को देने की, जो मैं उनके यूथ के टाइम में, जवान छोटे बचपन के टाइम में नहीं दे पाया, बिकॉज आई हैव स्पेंटेड मोस्ट ऑफ द टाइम इन कश्मीर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये मेरा ही नहीं है, हर एक पॉलिटिकल फैमिली की ये कहानी है। हम लोग अगर कभी कहीं पर किसी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो बाहर कहते हैं लोग, देखो यार वहाँ पर खड़ा है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं जितनी सफरिंग
पॉलिटिकल फैमिलीज की सफरिंग कोई नहीं समझ पाता है। मेरी बीवी ने क्या क्या तकलीफें उठा के अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, मेरे बच्चों ने कितनी तकलीफें उठाई होगी। व्हेन आई वाज नॉट प्रेजेंट पेरेंट्स डे में सबके पेरेंट्स होते थे, उनके पापा उनके यहाँ पर नहीं होते थे। तो दीज आर सच टाइप ऑफ थिंग्स विच आर नॉट डिबेटेबल, लेकिन समटाइम वी शुड आल्सो डिस्कस दीज थिंग्स कि पीपल ऑफ द प्लेस शुड आल्सो फील इट, क्योंकि पॉलिटिक्स सियासत एक ऐसा प्रोफेशन है जो हम निष्पक्ष सेवा कर रहे हैं, हर लोग उनके लिए खड़े होते हैं। और जब हम ही वोट मांगने जाते हैं तो वहाँ अलग बातें आती है, वो तो ये है, ये तो वैसा है, ये तो वो है, इसने क्या किया। कोई ये नहीं सोच रहा है अगर इसने कुछ नहीं किया लेकिन मेरी लिए 4 बातें इसने बोला है चैनल के माध्यम से, मेरे लिए बोला है, अपना टाइम, अपना परिवार, अपना फैमिली को साइड में रख के मेरे लिए बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ों की बातें हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ कि लोगों को भी समझना चाहिए। और आज छोटा जो यूनिवर्स है हाथ में, वो सब समझा देता है मोबाइल पर। तो ये संजय जी थे जिन्होंने आज हमारे साथ बहुत बेबाक और सीधी बातें करी। थैंक यू संजय जी। थैंक्स अ लॉट, बहुत मज़ा आ गया। थैंक यू।